हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रश्मि चंग और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत संवेदनशील है। आप जो मैप देख रहे हैं वो है भारत के 27वें राज्य उत्तराखंड का, जिसका निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और ये एक निर्माण जो हुआ इसका 27वें राज्य के रूप में, एक बड़े लंबे आंदोलन के बाद ये इसका निर्माण हुआ। 27वें राज्य के रूप में इसे, भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को मान्यता मिली, लेकिन इसको पहले 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था और उसके बाद इसको उत्तराखंड के रूप में जाना जाने लगा। बात अगर करें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। इसके 2 मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें एक हरिद्वार और दूसरा है ऊधम सिंह नगर। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में ही पड़ते हैं, जिसकी वादियाँ बेहद खूबसूरत हैं। और ये हिंदू धर्म की पवित्र धर्म नगरी भी है, ये धर्म स्थली भी है। जैसा अगर बात करें तो हरिद्वार को हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही नाम से जाना जाता है। हरद्वार मतलब है कि ये केदारनाथ जाने का भी रास्ता है, ये शिव जी के घर का द्वार है। और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, तो दोनों ही नामों से प्रचलित है हरिद्वार। बड़ी बड़ी घाटियाँ यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी वैली यहाँ पर हैं, जैसे कि दून वैली सब जानते ही हैं। हिमालय, मध्य हिमालय की रेंज में पड़ता है, इसलिए सेहत के लिए और घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बेहद ही खूबसूरत पहाड़ियाँ और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ यहाँ पर हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड जो है वो अपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से हमेशा चर्चा में रहा है। टिहरी बांध जो यहाँ का हमेशा ही पर्यावरणविदों के बीच में और विकास परियोजनाओं को लेकर टिहरी बांध हमेशा चर्चा का विषय रहा है। तो आज हम बात करते हैं इसी उत्तराखंड की। और ये उत्तराखंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। न्यूज़ तो आप सारी देख ही चुके होंगे, जो भी यहाँ पर आप उत्तराखंड के हादसे के बारे में, जो ग्लेशियर पिघल के गिरा है और उससे जो एक बड़ा हादसा हुआ है, उसकी न्यूज़ तो आप काफ़ी देख चुके होंगे। लेकिन हम अपनी बात को कहने के लिए थोड़ा सा व्याकुल थे, इसलिए ये आज का जो वीडियो है आपके सामने आ रहा है। इसके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहेंगे आपसे। आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। दोस्तों, अगर बात करूं, मैंने अभी उत्तराखंड की जो धरती है वो आंदोलन की ही धरती रही है। उत्तराखंड राज्य जब बना तो वो भी आंदोलन से ही बना था। और अगर बात करें तो उससे पहले भी उत्तराखंड आंदोलन की धरती रही। यहाँ के लोगों ने अपनी बड़ी मेहनत से इस राज्य को बनाया, सजाया, संवारा, इस प्राकृतिक संपदा को बनाए रखा, जिसमें एक बड़ा नाम आता है गौरा देवी का, जो कि चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वन संरक्षण के लिए आंदोलन चला। एक बार जब प्रकृति के दुश्मन, लालची, लोभी लोग वनों को काटने के लिए आतुर हो गए, तो गौरा देवी जाकर वनों से, वृक्षों से चिपक गई और उन्होंने पूरी महिलाओं के संगठन को कहा कि सभी के सभी जो है वो वृक्षों से चिपक जाओ। सारी महिलाएं वृक्षों से चिपक गईं और उन्होंने कहा कि अगर वृक्षों पर आरी चलेगी तो पहली आरी हम पर चलेगी, तब ये वृक्ष कटेंगे। गौरा देवी कभी विद्यालय नहीं गई थी, गौरा देवी ने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने जीवन को जिया था प्रकृति के साथ, इसलिए वो जानती थी कि उत्तराखंड के लिए ये वन, ये जंगल, ये ज़मीन कितनी ज़रूरी है। उत्तराखंड का जीवन इन्हीं से ही टिका हुआ है। शायद आज 100 साल के बाद जब गौरा देवी की आत्मा स्वर्ग से अपने उत्तराखंड को निहार रही होगी, तो कल 2 दिनों की जो पहले घटना हुई है उसको देखकर बहुत आहत होगी कि इसी दिन के लिए शायद उन्होंने वो संघर्ष किया था, इसी दिन को देखने के लिए। हाँ, गौरा देवी जानती थी कि अगर जंगलों को ना बचाया गया, अगर जल को संरक्षित ना किया गया, तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड ऐसी त्रासदियाँ देखेगा। 7 साल पहले हम केदारनाथ की घटना झेल चुके हैं, देख चुके हैं, जिसने कितनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई थी। हजारों लाखों लोगों को बेघर करने के साथ मौत की नींद सुला दिया गया। न जाने कितने नवविवाहित जोड़े जिनके शव हमें पानी में, गंगा में तैरते हुए दिखाई दिए, जिनकी लाशें पड़ी
सड़ती रहीं पहाड़ों में, घाटियों में। न जाने कितने जो व्यक्ति थे वो इस मौत की नींद में सो गए केदारनाथ की त्रासदी में। 7 साल के बाद एक और घटना घटी ग्लेशियर के पिघलने की, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास रेणी गांव में। और अफसोस की बात है कि ये रेणी गांव वही रेणी गांव है जहां पर गौरा देवी ब्याह कर आई थी। जी हाँ, गौरा देवी जो थी वो उनका ससुराल था रेणी देवी। 12 वर्ष की उम्र में उस महिला का विवाह हो गया और पति के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो प्रकृति को समर्पित कर दिया। रेणी गांव ये वही रेणी गांव है जिसके पास ये ग्लेशियर फटा है और ये घटना घटी है। तो यही बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े विचारणीय है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि एक महिला ने अपना जीवन गंवा दिया। पूरा का पूरा जीवन गंवाना नहीं कहेंगे, उसने पूरा अपने जीवन को स्वाहा किया। किसके लिए? सिर्फ वृक्षों के बचाव के लिए। आज हम जो त्रासदी देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन, उसका एक बड़ा कारण है उस जंगल की रक्षा ना करना। उत्तराखंड की सॉरी ये त्रासदी अगर कहें तो अनुमान का, आकलन का सही उपयोग ना करना। हमने जब तरक्की इतनी कर ली है, हम साइंस के लेवल पे इतना बढ़ चुके हैं, हमारे पास अभी सॉरी सब आंकड़े होने के बाद भी हमने जो है उन आंकड़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया। बात करते हैं, पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, थोड़ी सी इन हसीन वादियों की जो देखने में बेहद खूबसूरत है। ये उसी तपोवन पावर हाउस के पास की तस्वीरें हैं जो देखने में तो आपको बहुत खूबसूरत लग रही होंगी, लेकिन ज़रा आज की हकीकत को जानते हैं कि आज की हकीकत क्या है। ये है त्रासदी वाले दिन की छोटी सी क्लिपिंग जो आपने बड़े 2 दिनों से देखी होगी, लगातार टीवी चैनल पर देख रहे होंगे या लगातार आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। ये एक छोटी सी क्लिपिंग देखकर ही आप सोच सकते हैं कि ये त्रासदी कितनी भयंकर हो सकती थी। अगर ये दिन में ना होकर रात को हुई होती तो शायद जो अलर्ट जारी किया गया, जो लोगों को सूचित किया गया, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया होता और नींद में सोए सोए बहुत सारे लोग मौत की नींद सो गए होते, या कितनी अफरा तफरी मच गई होती रात के अंधेरे में। प्रशासन के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया होता। अब बात करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये उफान किस तरीके से बढ़ा, आगे कैसे बढ़ा ये उफान, ये समझना है थोड़ा सा। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये तस्वीर हमें दैनिक जागरण के सहयोग से ही मिल पाई है। ये साभार उनका कि ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और यहीं पर है धौली गंगा और विष्णु गंगा। इससे थोड़ा आगे आकर धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा को जन्म देता है। धौली गंगा, एक तरफ से धौली गंगा, दूसरी तरफ से विष्णु गंगा मिलकर बनती है अलकनंदा। और अलकनंदा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो नंद प्रयाग में उससे मिलती है नंदाकिनी, एक छोटी सी नदी नंदाकिनी। और अलकनंदा नंदाकिनी को लेकर और आगे बढ़ती है। नंदाकिनी को लेकर जब और आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में आकर पिंडर नदी एक मिल जाती है अलकनंदा से। अलकनंदा से जब पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में तो फिर पिंडर को लेके अलकनंदा आगे बढ़ती है और ये अलकनंदा आगे चल के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। मंदाकिनी वही जिसकी वजह से केदारनाथ की घटना जो घटी उसमें मंदाकिनी आपने नाम सुना होगा। हम यहाँ उस घटना को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा और फिर उसके बाद अलकनंदा इन सभी धाराओं के जल को लेते हुए बढ़ती है देवप्रयाग की तरफ और देवप्रयाग में दूसरी तरफ से आके मिलती है भागीरथी। भागीरथी नदी देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब ये अपने नाम को छोड़ देती है, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। तो देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है और ऋषिकेश से पहाड़ों को छोड़ती हुई हरिद्वार में मैदान में फैल जाती है और पूरी उत्तर भारत की सभ्यता को लाभान्वित करती है। बरसों बरस से न कोई धर्म न जाति, इसमें कहीं कोई भेद नहीं किया गंगा ने कभी किसी धर्म जाति में या किसी जो है वो कहा जाए कि पशु और मनुष्य में, पक्षी में और पशु में, कहीं गंगा ने कोई
भेद नहीं किया है, उसका कण कण, उसका जो पानी है वो अमृत बनकर पूरे उत्तर भारत को जीवन प्रदान कर रहा है। तो आइए देखते हैं, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इसमें एक बात आपको बताती चलूँ, ये जो 5 प्रयाग हैं हिंदू धर्म में, इनका बहुत ही महत्व है। 5 प्रयाग, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। तो 5 प्रयागों का बड़ा महत्व है। और ये भी आपको बताते चले कि केदारनाथ और बद्रीनाथ इन्हीं प्रयागों के पास पड़ते हैं। ये जो घटना घटी है, ये घटी है जोशीमठ में। जोशीमठ पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हम आपको अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट दिखा चुके हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जोशीमठ और रैणी गांव के समीप, वही रैणी गांव जो गौरा देवी का गांव रहा है, उसी के समीप ये घटना घटी है। अब बात करते हैं कि ये जो घटना घटी है, ये घटना घटने से 2 पावर प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाए। एक पावर प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट। तो बताते चलें कि जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है, ये तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की है। जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है ये अन्य पावर प्रोजेक्ट से अलग है। इसमें टनल बनाकर जो है वो टरबाइन चलाई जाती हैं। इसमें बांध नहीं बनाए जाते। टनल, ये रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें लंबी टनल्स बनाई जाती हैं, जिनके थ्रू नदी का पानी जो प्रेशर के साथ टरबाइन पर जाता है, टरबाइन को चलाता है और टरबाइन के चलने से बिजली बनती है, जिससे हमारे और आपके घर रोशन होते हैं। तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट अन्य पावर प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और तपोवन पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसमें काम करने वाले लोग, ये तपोवन पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर पिक्चर्स है। जो आपको पहली तस्वीर दिखाई थी मैंने, वो तस्वीरें मेरे अपने पर्सनल सहयोग से ली गई हैं। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, वो तपोवन पावर प्रोजेक्ट के पास की ही तस्वीरें हैं। वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसमें कार्य करने वाले 150-200 लोग भी लापता है, जिसमें से कुछ लगातार ढूंढा जा रहा है। तो ये खबरें आप देख ही रहे होंगे लगातार टीवी चैनल्स पर। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी तस्वीर और भी देख लेते हैं और वो तस्वीर देखते हैं कि क्या हुई है घटना। जब घटना से पहले कैसा था नज़ारा और घटना के बाद नज़ारा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि बेहद ही जो है घटना बहुत प्रभावित करने वाली हुई है। नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ है। जिन लोगों ने ये घटना देखी, जो लोग ऊंची पहाड़ियों पर थे, वो दहल गए और कांप गए कि ये विनाश एक तरह से हो रहा है, मतलब विनाश बन के आया है। काल एक तरह से उनके सामने उनको दिखाई दिया। और कितनी खूबसूरत हसीन पहाड़ियाँ हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। ये हसीन पहाड़ियाँ, ये पहले का एक फ़ोटो हम मेरे खुद के प्रयासों का कलेक्ट किया हुआ है ये काफ़ी। तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, और वो ध्यान ये है कि ये कोई अचानक होने वाली त्रासदी नहीं है। लगातार लोग बोल रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। भगवान, जब ये घटना हो रही थी, लोग दूर थे तो लगातार वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे उत्तराखंड के लिए। जो लोग मैदानी इलाके में थे, हरिद्वार, ऋषिकेश में, वो लोग काफ़ी परेशान थे कि अब क्या होगा, विनाश हो जाएगा, पूरी सभ्यता खत्म हो जाएंगी। अफवाहें बड़ी तेज फैल रही थी। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपदा हमारे द्वारा लाई गई है। ये छेड़खानी हमने की है नेचर के साथ। नेचर अपने आप को, नेचर कभी भी आपदाएं नहीं लाती, नेचर विनाश नहीं करती है। नेचर अपने आप को रीजनरेट करती है, नेचर अपने आप को एडजस्ट करती है। वो जो गड़बड़ियाँ हमने उसके अंदर की है ना, नेचर उसको एडजस्ट करती है। जब भी वो हल्की सी करवट लेती है उठने बैठने में, जब वो थक जाती है प्रकृति, और जब भी वो हल्की सी करवट लेती है, तभी विनाश होता है। तो वो गड़बड़ियाँ हमने की हैं, हमने चेंज किया जो नेचर में, हमने जो उसका दोहन किया, उसी पे ध्यान दिलाना चाहूँगी। दैनिक जागरण से साभार ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे द्वारा नहीं, ये कई साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है कि ये घटना के जो मिल चुके थे साक्ष्य पहले से ही मौजूद थे। 37 साल पहले से ही मिलने लगे थे ये तबाही के लक्षण। तबाही के लक्षण क्या मिलने लगे थे? ये जो ऋषिगंगा नदी में जो जल प्रलय आई है, ये 37 साल पहले ही मिलने लगे थे।
ये संकेत और वर्तमान में जो यूसेक निदेशक हैं डॉक्टर MPS बिस्ट वाडिया, उन्होंने बता दिया था कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। तो जब ये घटना पहले से ही पता थी कि ऐसा होने वाला है, तो इनका जो था वो आकलन क्यों नहीं किया गया। ये ऐसी जो आपदाएं पहले से ही हमें पता था कि ये इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर लापरवाही क्यों बरती गई। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, देर से मिलेंगे, लेकिन जो घटना घटनी थी वो घट गई, जो आपदा आनी थी वो आ गई। बात करते हैं कई साइंटिस्ट की के बिहाफ पे, जो कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है कि तुरंत तो कहा नहीं जा सकता। अगर प्रथम दृष्टया कहें तो प्रथम दृष्टया ये कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई ग्लेशियर पिघल के गिरा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये नहीं कहा जा सकता कि सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर पिघल के गिर गया हो। और ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई बरसात नहीं हुई इन दिनों में, और घटना जो थी ये दुर्घटना ही कहा जाएगा, इसे आपदा कहा जाएगा, ये बहुत भयंकर नहीं हो पाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा हुआ क्यों। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने का कारण है ग्लेशियर का पिघलना। पिछले 37 साल से लगातार कहा जा रहा है कि ये इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि जो उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं वो दिन पर दिन खिसकते जा रहे हैं, दिन पर दिन वो पिघल रहे हैं, वो अपनी मात्रा में लगातार पिघल रहे हैं। तो फिर हम उन पर विचार क्यों नहीं करते, हम उनके लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसके लिए अपराधी मैं नहीं हूँ, आप भी ये नहीं कह सकते कि इसके लिए अपराधी आप नहीं हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता जो सांस ले रहा है कि वो अपराधी नहीं है। हम जितने भी इस धरती पर सांस ले रहे हैं, हम सब अपराधी हैं इस घटना के लिए, क्योंकि ये हम सब के प्रयासों से हुआ है। ये अकेले किसी एक के प्रयास से नहीं हुआ है, ये हम सब के प्रयासों से हुआ है। और ये है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। कहा जा रहा है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के चलते ग्लेशियर में एक वाटर पॉकेट बन गया। ग्लेशियर जो पहाड़, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके अंदर एक वाटर पॉकेट बन गया। वाटर पॉकेट का मतलब ये कहा जा सकता है कि वाटर पॉकेट बन गया, एक बड़ी झील जैसी ग्लेशियर के अंदर जो है वो वाटर पॉकेट बना, बड़ी झील जैसी संरचना बन गई जिसमें पानी इकट्ठा होता रहा, और ग्लेशियर की जो ऊपर की परत थी वो कमजोर पड़ गई और अचानक वो प्रेशर से पानी बाहर आ गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, मेरा यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फिर दोबारा से ये घटना पूरी बताऊं, क्योंकि ये तो आप पिछले 2 दिनों से लगातार देख ही रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार आप इतने फुटेज, इतनी वीडियो, इतनी क्लिपिंग सब देख रहे हैं, और लगातार आपको पता ही है कि ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर के टूटने से ये तबाही हुई है। मेरा यहाँ पर अहम सवाल है, ग्लेशियर पिघला क्यों? आखिर कौन से ऐसे कारण हैं कि हमारे ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं? ये ग्लेशियर हमारे लिए जीवन देने वाले वो स्रोत हैं जो हमें पूरा समय पानी, सदा नीरा क्यों कहा जाता है हिमालयी पहाड़ी नदियों को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इन्हीं ग्लेशियर से सारे साल क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं। सारे साल वो हमें पानी देती हैं। वो केवल हमें पीने का पानी ही नहीं देती, हमारी धरती को सींचती भी हैं, हमारे बच्चों को पालती भी हैं, और साथ ही साथ हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उन पे बना रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार पर्यावरण को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। वहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, वहाँ पर जो छोटी छोटी पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं। आखिर हम क्यों नहीं कोई ऐसा हल निकाल लेते कि इस तरीके की घटनाएं ना हो? ये हमारी लापरवाही कही जाएगी। ये लापरवाही ही है हमारी कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और हम उन पर सोच नहीं पा रहे हैं, हम उनका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर निश्चित तौर पर जो 6 मास एक्सटिंक्शन होगा, जो छठा सामूहिक विलोपन होगा, जो
छठी बार ये जो दुनिया है ये इसमें तबाही आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ मानव के कारण आएगी, वो सिर्फ हमारे कारण आएगी। अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम इस दुनिया को बर्बाद करेंगे और उसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ हम। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस सवाल पर ये वीडियो छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं अभी इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या है, क्यों है, क्या इसके कारण, उन पर नहीं जाना चाह रही। ये सवाल आपके जहन में छोड़ना चाह रही हूँ कि अगर ये त्रासदी कंट्रोल ना होती, अगर प्रशासन एक्टिव ना होता, इतनी तेज़ से कार्य ना किया जाता, अगर ये त्रासदी कहीं रात में होती और अगर ये त्रासदी थोड़ा सा भी बड़ी होती तो क्या होता, ये सोच कर देखिए तो क्या होता। पूरी उत्तर भारत की सभ्यता नष्ट हो जाती। तो ये कामना करिए कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा ना हो तो उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। प्रयास में आप कहेंगे कि हम ही क्यों ऐसा करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। तो मैं आज आपको यही कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि नहीं, ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी आने वाली नस्लों के चेहरों पर हंसी रहे, खुशी रहे, उन्हें जीता जागता संसार मिले, उन्हें हरा भरा संसार मिले, उन्हें जीवन देने वाला संसार मिले। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको सोचना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।